हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश कुमार आज आपको विश्व इतिहास के अंदर फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप की क्या स्थिति होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया किस प्रकार जो क्रांति प्रारंभ हुई थी गणतंत्र की स्थापना के लिए, वो गणतंत्र के नाम पे नेपोलियन के काल के अंदर गणतंत्र के तहत स्थापित होती है और फिर बाद में वो राजतंत्र में तब्दील हो जाती है। इस प्रकार की नीति की वजह से फ्रांस का जो लोकतंत्र की तरफ आगमन था वह पुनः गणतंत्र की तरफ जो आगमन था वो वापस राजतंत्र की तरफ अग्रसर होता है। इस दौरान हमने देखा था कि नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 के अंदर वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने हरा दिया। राष्ट्रों के अंदर आपको मालूम है पर्सा है, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है। ठीक, ये युद्ध में इसको हरा देते हैं। हराने के बाद ये उस पर क्या करते हैं, उसको एल्बा द्वीप पे भेज के और वहाँ पे 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस दौरान जो चेंज यूरोप फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए, उन सब चेंजों को वापस से वैध शासन व्यवस्था में राजतंत्र में बदलने का प्रयास किया जाता है। इस एक अध्याय जुड़ता है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद के बाद में आप जो क्रांतियाँ शब्द है, इसी से आपके तीन इटली का एकीकरण निकलेगा, इसी से आपको जर्मनी का एकीकरण देखने को मिलेगा, इसी से आपको ओटोमन साम्राज्य का विखंडन देखने को मिलेगा और इसी से आपको हैब्सबर्ग यानी यूगोस्लाविया या आपको बाल्कन स्टेट देखने को मिलेंगे। ये लेकिन क्रांति पहले आपको ज्ञात होगी, तभी आप इसका जवाब आगे दे पड़ेगा। ठीक है, 1815 के अंदर मैंने ये तारीख इसलिए डिनोट की, इसके बाद में जो जीते हुए राज्य होते हैं, ठीक है, रूस, पर्सा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ये लोग अब दोबारा राजतंत्र की स्थापना की तरफ अग्रसर होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो गणतंत्र है, गणतंत्र इनके लिए या मध्यम वर्ग के लिए सही नहीं है। इसलिए अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं यहाँ पे पुरानी राजतंत्र या राजवंश स्थापित हो, उनके द्वारा शासन किया जाए, उनसे फिर हम अपना उपयोग करते रहें, सीमित राजतंत्र हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखने को मिलेगा वियना कांग्रेस या कंसल्ट ऑफ कांग्रेस या यूरोप, इसने क्या किया, 1815 में ये स्थापित होती है। जो जीते हुए राष्ट्र होते हैं, राष्ट्रों का युद्ध मैंने बताया था आपको नेपोलियन बोनापार्ट में, उसमें ये चार राष्ट्रों की भूमिका होती है, जिसमें पर्सा है, ऑस्ट्रिया है, रूस है, ब्रिटेन है। लेकिन ये दोनों की इतनी भूमिका नहीं होती जितनी ऑस्ट्रिया और रूस दोनों मिलके इसका निर्धारण करते हैं। अब इसके अंदर जो सीमाएं नेपोलियन ने चेंज कर दी थी यूरोप में, उस सीमाओं को वापस से बदलकर राजतंत्र के अधीन रखना। तो इसके अंदर आपको मैंने दो चीज़ बताई है। ये मैप आपका मैंने एनसीईआरटी से लिया है, जिसके अंदर क्लास 10th का ये चैप्टर है, उसके अंदर आपके दिखा राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। उसमें आपको बताया ओटोमन राज्य, ओटोमन राज्य के अंदर सर्बिया भी था, रोमानिया, बुल्गारिया, अर्मेनिया, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलीपींस, मिस्र, ट्यूनिस, ये भूमध्य सागर, सार्डिनिया, ये सब के सब किस्में थे ओटोमन साम्राज्य। ये ओटोमन साम्राज्य मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मैंने पहले आपको बताया था कि किस प्रकार पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना होती, तो वही पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसमें कुस्तुनतुनिया का पतन होता है और उसके बाद में वहाँ पर जो
तुर्की साम्राज्य स्थापित होता है, उसे ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। तो ऑटोमन साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्र पे अग्रसर था। उसके बाद आप देखेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी, इसमें हैब्सबर्ग साम्राज्य था, जिसमें बावेरिया, गलीरिया, ये आपके अल्पास, टिरोन, ऑस्ट्रिया, सुडालैंड, लॉम्बार्डी, हंगरी, ये सब के सब इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार से जो सीमांकन करा कि सब ने जिस राजतंत्र के पास जितनी पावर, उसने उतना कब्जा कर लिया। तो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर होता है जिसका नाम होता है मैटरनिक। मैटरनिक इसका कर्ता धर्ता माना जाता है वियना कांग्रेस के अंदर, जो सीमांकन अब करेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि यूरोप में किसी तरह से राजतंत्र खत्म नहीं हो, गणतंत्र की स्थापना नहीं हो, लोग बाग ज़्यादा जागरूक नहीं हो। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, मैटरनिक के नेतृत्व में फ्रांस का जो क्रांति थी, जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया या यूरोप के अंदर युद्ध की परिस्थिति पैदा कर दी, उसको संकुचित करना था। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस के पड़ोस के अंदर जितने भी राज्य थे, उसके अगल बगल बड़े बड़े शक्तिशाली राज्यों का गठन कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे बेल्जियम और हॉलैंड को मिला दिया गया, स्वीडन में नॉर्वे, ऑस्ट्रिया को आपके उत्तरी इटली दे दिया गया, पिडमेंट को जनेयू, रूस को पोलैंड का भाग, पर्सा को सैक्सनी का पार्ट दे दिया गया। ठीक है, फ्रांस के अंदर आप उत्तर के अंदर नीदरलैंड, बेल्जियम को मजबूत कर दिया, दक्षिण में पिडमेंट और जेनेयू को कर दिया। ठीक है, बगल में ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया को आपको मैं बता ही दिया, ऑस्ट्रिया के अंदर आपके इतने सारे राज्य शामिल कर दिए। ठीक, इस तरह से इन्होंने पड़ोसी राज्यों को मजबूत किया और फ्रांस को क्या करने का प्रयास किया, कमज़ोर। लेकिन फ्रांस क्रांति का जनक था और इसने जो वैचारिक क्रांति इन्होंने लेके आए थे, जो गणतंत्र के रूप में आपको नेपोलियन के काल में, फिर बाद में वो राजतंत्र में परिवर्तित होती है, तो वो बरकरार थी। अब आप इसमें देखेंगे किस प्रकार सबसे पहले यहाँ से चालू होगी और फिर पूरे यूरोप में फैलेगी क्रांति, और उसके कितने विखंडन होंगे, कितने वो देखने को मिलेंगे। इसके अंदर मैंने बताया राजतंत्र यानी वैध वंश परंपरा को, यानी हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग, ठीक है, इस प्रकार बूर्बो राजवंश, इनको दोबारा स्थापित करने का प्रयास था। यथास्थिति बनाए रखना, यानी यूरोप के अंदर जो सीमांकन हो चुका, उस सीमांकन को चेंज करके यथास्थिति बनाए रखना जो पहले थी। ठीक है, क्रांति से पहले थी, 1815 के पहले जो स्थिति थी उसको वापस बनाना। उदारवाद और राष्ट्रवाद, ये दो शब्द देखने को मिलेंगे। इसका उद्देश्य मैंने बताया, इन चारों राज्यों ने, विजेता राज्यों ने क्या किया कि उदारवाद और राष्ट्रवाद को पनपने नहीं देता। उदारवाद कुछ भी नहीं है, लिबरलिज्म। उदारवाद वही मध्यम वर्ग है, वही मध्यम वर्ग है जो क्या चाहता था, 3 बातें बताई थी मैंने। राजनीतिक रूप से तो क्या चाहता है, राजनीतिक रूप से तो ये क्या चाहता है, सीमित राजतंत्र, गणतंत्र नहीं, सीमित राजतंत्र। सामाजिक रूप से क्या चाहता है, सीमित मताधिकार, यानी जो पैसा दे रहा है उसी को। और धार्मिक रूप से क्या चाहता है, चर्च पे नियंत्रण। तो ये वाला जो उदारवाद था, इसको इन लोगों ने ख़त्म करने का प्रयास किया, क्योंकि ये मध्यम वर्ग क्रांति का सबसे बड़ा जरिया बनता है। लेकिन इस मध्यम वर्ग की एक कमी यह है कि ये अपने हित के हिसाब से दल बदल लेता है, कि कभी कुलीन वर्ग से मिल जाएगा, कभी राजतंत्र को सीमित करने के लिए कुलीन वर्ग से, निम्न वर्ग से दोस्ती कर लेगा। लेकिन निम्न वर्ग के जब निम्न वर्ग की जब बात आएगी कि हमें गणतंत्र चाहिए, हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें सर्वाधिक मताधिकार चाहिए, तो ये सीमित मताधिकार, तो ये फिर दल बदल लेता है। इस दल बदलने के कारण ही आपको देखने का मिलेगा कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट को ये जैकोबिन का ख़त्म करते हैं, खात्मा करवाने में सहयोग देते हैं। उसके बाद नेपोलियन को बैठा देते हैं, और नेपोलियन को बैठाने के बाद ये वापस पुनः राजतंत्र की स्थापना करवा देते हैं। ऐसी एक कल्पना आती है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद समान वंश,
समान भाषा, समान संस्कृति, इन सबको मिलके जो राष्ट्रवाद का उदय देखा जाता है। ठीक है, समानता चाहिए सब में। समानता किस रूप में भी हो सकती है, चाहे आपके समानता किस रूप में हो सकती है कि आपको देखने को मिलेगी कि इनका उद्देश्य क्या था। समानता आपके राष्ट्रवाद के अंदर देखने को मिलेगी कि मैटरनिक जो ऑस्ट्रिया क्या था, बहुभाषी था, बहुजातीय था और बहुक्षेत्रीय साम्राज्य था। यदि यहाँ पे उदारवाद जो सीमित राजतंत्र का समर्थक है और राष्ट्रवाद जो ऑस्ट्रिया के विखंडन को आवश्यक रूप से संभव बना देगा, क्योंकि ये बोलेगा नहीं एक ही जाति, उस वजह से वो आपस में बढ़ जाएंगे, बटने की वजह से इसका दमन करना इनके लिए ज़रूरी था। तो इन तीनों ने, चारों ने मिलके आपके वियना कांग्रेस, कंसल्ट ऑफ यूरोप लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद इस वियना कांग्रेस के कुछ फ़ायदे भी हुए कि यूरोप को 1815 से लेकर 54 तक कोई युद्ध नहीं झेलना पड़ा, यानी आपस में ही थोड़ी थोड़ी युद्ध होता, लेकिन कोई बड़ा युद्ध होने की संभावना घटाई। और शांति काल में जो ये शांति काल चला उसमें साहित्य और कला को बढ़ावा मिला। ठीक है, लेकिन परिवर्तन को रोकने वाले तीन जो आयाम थे, एक तो आपका राजतंत्र, एक आपका चर्च और एक आपका सामंतवाद। ये जो कुलीन वर्ग या सामंतवाद, जो भी आप बोलना चाहें, कुलीन वर्ग, ठीक, ये जो परिवर्तन को रोकने वाले बिंदु हैं, इनको किसने अग्रसर किया? आपके चारों ने मिलके, ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया और रूस ने। दूसरी तरफ जो आपको परिवर्तन की शक्ति मिलती है वैचारिक स्तर पे, तो आपके दो भाग आएंगे, उदारवाद और राष्ट्रवाद। ठीक है, भौतिक स्तर पे आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से क्या होगा, एक मध्यम वर्ग भी उदय होगा, तो उसके साथ साथ श्रमिक वर्ग भी आपको देखने को मिलेगा, जो अपने अधिकारों के लिए अब क्या करेगा, लड़ाई प्रारंभ करेगा। ठीक है, 19वीं सदी का उदारवाद है राष्ट्रवाद। 19वीं सदी का उदारवाद है राष्ट्रवाद। देखो, नियंत्रता की शक्ति को जो रोकने वाले तत्व मैंने बताया, राजतंत्र, कुलीन और आपके चर्च। परिवर्तन की शक्तियों का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? उदारवाद और मध्यम वर्ग। उदारवाद है राष्ट्रवाद। और आर्थिक का औद्योगिक क्रांति और आपके क्या देखने को मिलेगा, औद्योगिक क्रांति और वो जनसंख्या। ठीक है, 19वीं सदी में उदारवाद है राष्ट्रवाद। राष्ट्र मैंने आपको बताया लोगों का ऐसा समुदाय जिस समुदाय के लोगों का आपस में जुड़ाव होता है। इस समुदाय के सदस्य एक परंपरा द्वारा पोषित होते हैं और जिससे ऐतिहासिक शक्ति की उपज होती है। ठीक है, लोगों की समान भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज, केंद्रीय सत्ता की आपको स्वीकृति होती है। विदेशी आक्रमण से रोकने के लिए आपके सीमांकन का सीमाएं निर्धारित होती है। समुदाय लोगों की विशिष्ट पहचान होती है, जैसे आपको ये जर्मन भाषी लोग हैं, ये पोलैंड है, ये स्लाव जाति के हैं, रशियन वाले। तो इस तरह से एक विशेष क्राइटेरिया, आपकी एक जाति सूचक क्राइटेरिया आपका डेवलप हो जाए, विशिष्ट पहचान होती है। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य की जड़ मध्य युग से प्रारंभ। अब आपको ये बहुत अच्छी तरह मैंने फ्रांस की क्रांति में बहुत अच्छी तरह समझाया है। राष्ट्रीय राज्य की जड़ मध्य युग से प्रारंभ। मध्य युग अब आपको मालूम है 1789, यानी आपकी बात हो रही है 17वीं 18वीं सदी में। 17वीं 18वीं सदी में आपको देखने को मिल पाता है किस प्रकार मध्यम वर्ग किसके रूप में आता है? आपके मध्यम वर्ग वैचारिक क्रांति करता है। वैचारिक क्रांति से ये प्रारंभ होता है और फिर किस में चेंज हो जाता है? वैचारिक क्रांति से प्रारंभ होता है और एक सीमित राजतंत्र के रूप में। ठीक है, सीमित राजतंत्र के रूप में पावर किसके पास आती है? लुई सोल्वे के पास। लुई सोल्वे के पास जब पावर आती है तो फिर बाद में इसे छीनने का काम कौन करता है? वही आपका मध्यम वर्ग, किसके रूप में? जैकोबिन और जिरोंदिस के रूप में। जैकोबिन और जिरोंदिस के रूप में। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है क्या? गणतंत्र। फिर इस गणतंत्र पे काबिज कौन होगा? आपका नेपोलियन बोनापार्ट। पहले गणतंत्र को फिर वो चेंज कर देता है किसमें?
राजतंत्र में। इस प्रकार की जो मध्य युग से प्रारंभ आपको जड़ें देखने को मिली, वो अब आगे कालांतर के अंदर छिप के, क्योंकि इनको वैध शासन के लिए एक बात हो कि सेंसरशिप का कानून बना दिया इन्होंने। सेंसरशिप का मतलब अखबार वखबार, जो भी अखबार पत्रिका, इनको छापने पर अंकुश लगा दिया, जो क्रांति की उपज पैदा कर सके। यानी फ्रांस की क्रांति में योगदान बताए, किस प्रकार विचार आपके डेवलप हुए थे, इन सबको इन्होंने सेंसरशिप के द्वारा रोक दिया। लेकिन बंद कमरे के अंदर आपस में ये विचार विमर्श करते थे, जिसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा इसी काल के अंदर कि जियुसेपी मैस्सिनी, जो आपका इटली निवासी था, ये मस्सिया में इटली में और बर्न यंग यूरोप में एक संस्था स्थापित करता है, जहाँ पे वैचारिक बातें होती है, किस प्रकार आपको किस तरह से इस आंदोलन को, यानी आपको गणतंत्र की तरफ अग्रसर होने के लिए। और इसको जियुसेपी मैस्सिनी को मेटरनिक क्या कहता था, इसको बोलता था ये राजतंत्र का शत्रु है। ठीक है। आधुनिक राष्ट्रवाद जन राजनीति की अभिव्यक्ति, इसमें राज्य और जनता के बीच प्रत्यक्ष संबंध होगा। ठीक है। फ्रांस क्रांति ने मध्ययुगीन संस्थाओं को समाप्त किया, फिर राजा की प्रजा राज्य की जनता में तब्दील हो गई। इसमें आपके विचारों का, जो कहते हैं रूसो का संप्रभुता का सिद्धांत, रूसो का संप्रभुता का सिद्धांत का मतलब क्या है? रूसो का संप्रभुता का सिद्धांत कहता है कि किसी व्यक्ति या शासक में नहीं अपितु समुदाय में नियुक्त होती है। संप्रभुता किसी व्यक्ति या शासक में नियुक्त तो नहीं होती, किस में होती है? पूरे समुदाय में निहित होती है। इस तरह उसमें जन राजनीति का मार्ग खोला, और जो किसका प्रणेता हो जाएगा? राष्ट्रवाद का। ठीक। ये मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताने का प्रयास किया है कि एल्पस प्रांत में टिरोल जाति, ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड में बोस्निया जो जर्मनी जाति, लोम्बार्डी वेनेसे इतावली, हंगरी में मैंगिया, गैलिसिया में पोलिस, ये जो अलग अलग समुदाय हैं, ये समुदाय अपने आप को भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य की, अलग अलग राष्ट्र की परिकल्पना में अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं प्रयासों की वजह से आपको देखने को मिलेगा हैब्सबर्ग साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य टूटेगा, टूटने के बाद अलग अलग राज्य बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा उत्तरी बोहेमिया में कौन सी जाति? सोलोवक, कर्मिया में सोलोवेंस, दक्षिण में कोएट, पूर्वी ट्रांसिल्वेनिया में र्यूमन लोग। ये लोग क्या है? खेती का काम करते थे। अब मैंने बताया निम्न वर्ग कृषक और दस्तकार ये आंदोलन को प्रेरित करने का कार्य करेंगे। अब मैं आगे कल आपको पढ़ाऊँगा। नमस्कार।